हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 8 की साइंस और उसका 7th चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे पहेली और बोझो जो हैं वो एक जंगल को विजिट करते हैं अपने प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ। तो जब वो वापस आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि वो कहाँ कहाँ जाकर आए। जैसे वो लोग गए थे भरतपुर सेंचुरी, जिसको हम बोलते हैं किलोदियो नेशनल पार्क, राजस्थान के अंदर है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम के अंदर है, जाना जाता है वन हॉर्न राइनो के लिए। वैसे ही वो लोग जाकर आए थे लॉकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि है मणिपुर के अंदर। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व्स या टाइगर रिजर्व्स जाकर आए थे और ये सारे एक्सपीरियंस वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में इंटरेस्टेड थे। अच्छा, क्या आप सोच सकते हो कि सरकार नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स क्यों बनाती है? इन सबको बनाने का एक ही कारण है कि हम प्रिजर्व कर सके, कंजर्व कर सके फॉरेस्ट को और एनिमल्स को। चलिए एक बार थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क के बीच में क्या होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा एरिया होता है जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है और नेशनल पार्क भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इनमें आपस में क्या डिफरेंस है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो जगह होती है जहां पर निग्लेक्टेड एनिमल्स को आजादी होती है फ्रीली रहने की, कोई एक्सटर्नल इंटरप्शन नहीं होती उनके ऊपर। अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की तो वो एक ऐसा एरिया होता है जहां पर प्लांट्स, एनिमल्स, नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व करके रखा जाता है। और अगर हम बात करते हैं नेशनल पार्क की तो उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और वहां पर प्लांट्स, एनिमल्स, वहां का लैंडस्केप, वहां के जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब सेव करके रखे जाते हैं। अब क्लियर हो गया। तो वाइल्ड लाइफ में ज्यादा एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स प्रिजर्व किए जाते हैं, ध्यान रखा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बायोडाइवर्सिटी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स या एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। और नेशनल पार्क के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स के अलावा जो वहां का लैंडस्केप है, जो वहां की हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल चीजें हैं, वो सब प्रिजर्व की जाती है। आगे इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम आगे चलते हैं और बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन और उसके क्या क्या कॉजेज है। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनकी वैरायटी एग्जिस्ट करती है अर्थ के ऊपर। प्लांट्स को हम फ्लोरा बोलते हैं, FL फ्लोरा, FL से फ्लावर्स, तो याद कर सकते हो। एनिमल्स को हम बोलते हैं फौना। अब ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये बहुत जरूरी है कि उनकी वेलबींग हो और वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए भी, सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है। लेकिन आजकल प्लांट्स और एनिमल्स को एक ग्रेट थ्रेट हो गया है, डर हो गया, क्योंकि हम इतनी ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। तो जब आप पेड़ काट रहे हो मतलब आप जंगलों को साफ कर रहे हो और उस एरिया को किसी और यूज में लेकर आना चाहते हो, तो वहां पे जो ट्रीज हैं, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो तो सारे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब हम क्यों काटते हैं पेड़, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। हमें चाहिए होता है लैंड कल्टीवेशन के लिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फसलें उगाने के लिए, घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, वुड चाहिए होती है फर्नीचर के लिए, या फिर हम वुड को यूज करते हैं फ्यूल के तरीके से। अब डिस्कस करते हैं कुछ नेचुरल कॉजेज जो है डिफॉरेस्टेशन के। वो होते हैं फॉरेस्ट में आग लग जाना या फिर सीवियर, आप कह सकते हो ड्रॉट्स आ जाना, सूखा पड़ जाना, बारिश ना होना। अब कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई इंसान जो है अंधाधुंध पेड़ों को काट रहे हैं, तो मैन मेड कॉज हो सकता है, अलग अलग पर्पस के लिए पेड़ों को काटा जा सकता है। जंगल में आग लगाई जा सकती है, बीड़ी सिगरेट अगर आप ऐसे ही बिना बुझाए छोड़ देते हो तो आग लग जाती है। नेचुरल कॉज जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो सकती है वो हो सकते हैं फ्लड्स, बाढ़ का आ जाना। अब बात करते हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट्स क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। पहेली और बोझो याद करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, क्या असर पड़ता है पेड़ काटने का। तो उनको याद आता है पेड़ काट दोगे तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो पेड़ हैं वो टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। पॉल्यूशन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। पेड़ जो है, प्लांट्स जो है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, वो कहाँ जाएगी,
जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी कहीं ना कहीं नीचे चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से पूरा नेचर के अंदर इम्बैलेंस हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ग्लेशियर्स मेल्ट करना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट प्रोफेसर अहमद ने बताया अगर पेड़ कंटिन्यूसली काटे जा रहे हैं तो जो रेनफॉल है वो पैटर्न चेंज हो जाता है, फर्टिलिटी जो होती है सॉइल की वो भी कम हो जाती है, प्लस ज्यादा चांसेस होते हैं कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, बाढ़ आ जाए, ड्रॉट पड़ जाए, सूखा हो जाए। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे जो डिफॉरेस्टेशन है वो रेनफॉल के पैटर्न को अफेक्ट करता है और फ्लड्स भी ला सकता है। देखिए कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से कैसे रेनफॉल कम हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग होनी शुरू हो जाएगी, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, जो एनवायरनमेंट की कूलिंग हो रही है ट्रांसपीरेशन की वजह से, जो लीव्स से वेपर एब्जॉर्ब किए जाते हैं एनवायरनमेंट के द्वारा, वो भी कम हो जाएगा ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। अब डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड्स आ जाते हैं। देखिए जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जब आप पेड़ काट देते हो तो जो रूट्स होती है वो सूख जाती हैं और वो ज्यादा वाटर होल्ड नहीं कर सकती, जिसकी वजह से जब बारिश होती है तो वो पानी ऊपर ही रह जाता है, ऊपर वाली लेयर में रह जाता है, और अगर ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाए तो उसकी वजह से आपको पता है फ्लड्स भी आ जाते हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स जो हैं, हमें पता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। लेकिन अगर कम पेड़ रह जाते हैं तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, ग्लोबल वार्मिंग होनी शुरू हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि वो हीट को ट्रैप कर लेती है। टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा और उसकी वजह से रेनफॉल कम हो जाएगी, हेंस हम कह सकते हैं सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना एक मेजर कॉज है जिसकी वजह से जो सॉइल की प्रॉपर्टीज है ना वो भी चेंज हो जाती है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है सॉइल की वो अफेक्ट हो जाती हैं प्लांटेशन अलग अलग लगाने से, वेजिटेशन अलग अलग लगाने से। आपको क्लास 7 में बताया था कि किस तरीके से जो ट्रीज है वो प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को। अब जब हमारे पास कम पेड़ रह गए तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ज्यादा सॉइल इरोजन होगी, रूट्स पकड़ के नहीं रख पाएंगी सॉइल को, जिसकी वजह से जो टॉप लेयर है सॉइल की वो एक्सपोज हो जाएगी, नीचे वाली जो हार्ड और रॉकी लेयर है वो एक्सपोज होनी शुरू हो जाएगी, वो ऊपर की तरफ को आ जाएगी और उस लेयर के अंदर कम ह्यूमस, ऑर्गेनिक कंटेंट कम होता है, वो कम फर्टाइल होती है। तो ऑब्वियस सी बात है फर्टाइल लेयर गई तो हम ये कह सकते हैं सूखा पड़ जाएगा, डेजर्टिफिकेशन होनी शुरू हो जाएगी। कितने कारण और प्रॉब्लम्स होती हैं यार डिफॉरेस्टेशन की, सोचो। प्लस डिफॉरेस्टेशन जो है वो मैंने आपको बताया वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है जो सॉइल की वो कम कर देता है। तो जो पानी की मूवमेंट होती है सॉइल के सरफेस से नीचे की तरफ को जो जा रही होती है उसे हम इनफिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, वो कम हो जाएगा, नीचे की लेयर्स में नहीं जाएगा, ऊपर ही खड़ा हो जाएगा, फ्लड्स आ जाएंगे। और जो सॉइल है उसके सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कंटेंट होता है, उसका टेक्सचर होता है, वो भी चेंज हो जाता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ, अलग अलग तरीके के फ्रूट्स मिलते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, दवाइयां मिलती हैं, हर्ब्स मिलते हैं, लकड़ी मिलती है फर्नीचर बनाने के लिए, शहद मिलता है, ग्रास मिलता है जिससे हम थैच्ड हाउसेस, घर बना सकते हैं। और अगर हम पेड़ काटते रहे इसी तरीके से तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे, ना केवल हमें शॉर्टेज होगी इन प्रोडक्ट्स की बल्कि जो नेचुरल कैलेमिटीज है, प्रॉब्लम्स है, डिजास्टर्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। एनिमल्स भी अफेक्ट होते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। क्यों अफेक्ट होते हैं? क्योंकि अगर आप उनका घर, उनका शेल्टर ही डिस्ट्रॉय कर दोगे डिफॉरेस्टेशन की वजह से तो उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, वो कहाँ रहेंगे, उनको खाना कहाँ से मिलेगा, शेल्टर कहाँ से मिलेगा? तो इट्स ऑल कनेक्टेड। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की। अब जरूरी हो जाता है कि हम इसको बचाएं। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली डिफॉरेस्टेशन के बारे में कि पहेली और भोजो जो है उनको टेंशन हो गई और वो अपने प्रोफेसर को जाके पूछती हैं कि क्या हम कुछ कर सकते हैं इन सबको सेव करने के लिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बायोस्फेयर का मतलब क्या है। बायो मतलब लिविंग, जहां लिविंग बींग्स रहते हैं उनका वो स्फेयर।
जहां पर लाइफ पॉसिबल होती है, जहां लिविंग बींग्स रहते हैं, उसे बायोस्फीयर बोलते हैं। आपको वहां पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मिलती है, बायोडाइवर्सिटी मिलती है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी मिलती है। वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं और साथ ही साथ वो इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं। वो एरिया जो होता है उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो प्रोफेसर अहमद बच्चों को बताते हैं कि ठीक है, हम लोग एक बायोस्फीयर रिजर्व को विजिट करेंगे तो आपको इसको एक्सप्लेन करने में मुझे आसानी हो जाएगी। और वो एक प्लेस डिसाइड करते हैं कि ठीक है बच्चों, हम लोग जाएंगे पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि है मध्य प्रदेश के अंदर। और वहां पे जब बच्चे गए तो उनको पता चला कि उस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं, और वो अलग किस्म के हैं, मतलब उस एरिया में नहीं मिलते। वैसे प्लांट्स और एनिमल्स आपको हिमालयन पीक्स पे ऊपर वाले हिस्सों में मिलते हैं, और या आपको वेस्टर्न घाट्स के नीचे वाले हिस्सों में मिलते हैं। तो प्रोफेसर अहमद जो है वो ये बताते हैं कि इस एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है, लिविंग क्रीचर्स की जो वैरायटी है, वो बहुत ज्यादा यूनिक होती है। तो वो माधव जी को बोलते हैं, जो वहां पे फॉरेस्ट के एम्प्लॉय होते हैं, कि आप प्लीज बच्चों को गाइड करो बायोस्फीयर रिजर्व देखने के लिए, जिसमें नेशनल पार्क भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है। तो ये जो एरिया है जो हम प्रिजर्व कर रहे हैं, ये एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का एरिया है। हेंस हम कह सकते हैं कि हम नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहे हैं। माधव जी बच्चों को ये बताते हैं कि हम लोग भी एफर्ट लगा रहे हैं कि हम लोग कंजर्व करें, प्रिजर्व करें नेचुरल एनवायरनमेंट को। उसके अलावा जो सोसाइटी है, जो गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो सब लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं फॉरेस्ट और एनिमल्स की देखभाल करने के लिए। गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट रूल्स सेट करती है, मेथड्स बताती हैं, पॉलिसीज बनाती हैं, जिससे हम लोग वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व कर सकते हैं। किस किस कैटेगरी में प्रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाकर, नेशनल पार्क बना के, बायोस्फीयर रिजर्व बना के प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जो हैबिटेट होते हैं फ्लोरा, प्लांट्स और एनिमल्स का, फौना का, वो 3 कैटेगरीज के होते हैं। एक हम कह सकते हैं सेंचुरीज, दूसरा नेशनल पार्क, तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व। अब इनमें थोड़ी थोड़ी ना लिमिटेशंस होती है कि कहां पर इंसान जो है वो क्या चीज कर सकता है। जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, उसमें कम रिस्ट्रिक्शंस होती है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो वाला एरिया जहां एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है किसी डिस्टर्बेंस से, उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं नेशनल पार्क की, उसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और ये रिजर्व किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, जहां पे वो फ्रीली इस एरिया को, अपने हैबिटेट को, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। फिर आ जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर मॉडरेट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जितनी कम भी नहीं होती, नेशनल पार्क जितनी ज्यादा भी नहीं होती, बीच की होती है। एक बड़ा एरिया लैंड का यूज किया जाता है कंजर्व करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को, प्लांट्स को, एनिमल रिसोर्सेज को, और ट्रेडिशनल लाइफ को। वहां पे ट्राइबल लोग भी रहते हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया मॉडरेट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उस केस में। तो आपके एरिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बारे में मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया है। आप क्रॉस चेक करके अपने एरिया में ये टेबल भर सकते हो। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है पता होना कि हमारी कंट्री में आज की डेट में 104 नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 551 है, और बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो वो 18 है बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर? चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो जो बच्चे हैं, जो प्रोफेसर हैं और जो माधव जी हैं, वो इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एंटर करते हैं, और माधव जी जो फॉरेस्ट के एम्प्लॉय हैं, वो बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व कंजर्व करता है बायोडाइवर्सिटी को। जैसे कि आपको पता है बायोडाइवर्सिटी में अलग अलग तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी और उस एरिया का जो कल्चर है, क्योंकि ट्राइबल लोग भी यूज कर सकते हैं उस एरिया को। अब इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर दोबारा बता रही हूं, अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज हो सकते हैं। जैसे कि पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व जो मध्य प्रदेश के अंदर है, उसके अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा। 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इसके अंदर, जिसका नाम है बोरी और
पंचमरी। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा एरिया हो गया। अब हम फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं बायोडाइवर्सिटी को आपके एरिया के अंदर। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी हो सकते हैं जो अफेक्ट करते हैं अननोइंगली हमारे एरिया की बायोडाइवर्सिटी को। तो कौन सी वो ह्यूमन एक्टिविटीज है और उसे कैसे चेक किया जा सके इसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, वेराइटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो अर्थ पे रह रही है उसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और ये अलग अलग एक्टिविटीज से डिस्टर्ब होती है, जैसे आप अंधाधुन एनिमल्स को मारते रहो डिफरेंट पर्पस के लिए, पेड़ काटते रहो, ग्रासेस काटते रहते हो मेडिसिनल पर्पस के लिए, फॉरेस्ट में फायर लग जाती है कि उसे जला दो, एग्रीकल्चर के लिए यूज कर लेंगे, रोड्स बनाने के लिए जंगल के बीच में से, या कुछ एरिया हम यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर ह्यूमन एक्टिविटी के लिए, घर बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए, और बायोडाइवर्सिटी जो है वो अफेक्ट हो जाती है। अब इस सब को हम चेक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले किलिंग ऑफ एनिमल्स, हंटिंग ऑफ एनिमल्स, इस पे बैन लग जाना चाहिए। फॉरेस्ट फायर को चेक करना चाहिए। फॉरेस्ट को क्लियर करने का मतलब पेड़ नहीं काटने चाहिए, तो ऐसे सफाई नहीं होनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा जो फॉरेस्ट हैं उनको कन्वर्ट कर देना चाहिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, नेशनल पार्क्स में, बायोस्फीयर रिजर्व्स में, क्योंकि उस तरीके से हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उनके ऊपर बैन होता है कि इस एरिया में जाके आप ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं फ्लोरा और फौना की। अब बच्चे जो हैं जैसे जैसे बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं लंबे लंबे पेड़ देख के, टीक के, अलग अलग तरीके के एनिमल्स देख के। तो अचानक से पहेली को एक रैबिट दिखाई देता है, वो उसके पीछे भागना शुरू कर देती है। प्रोफेसर बताते हैं कि बेटा रहने दो, यहाँ पे तो उसको जीने दो, वो कंफर्टेबल है, खुश है, यहाँ पे मत डिस्टर्ब करो। तो ये देख के माधव जी बताते हैं कि कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स टिपिकली बिलोंग करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया को। तो जब वो प्लांट्स और एनिमल्स एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, प्लांट्स को हम फ्लोरा बोलते हैं, एनिमल्स को हम लोग फौना बोलते हैं। अब आपको बोला है कि आपके एरिया में कौन से फ्लोरा और फौना है, तो अगर फ्लोरा की बात की जाए तो ट्रीज और प्लांट्स की बात की जा रही है। मेरे एरिया में फर्न्स है, जामुन है, मैंगो के पेड़ है, साल, टीक, अर्जुन, पीपल, केलकर, बैम्बू, ये कुछ फ्लोरा है। अगर फौना की बात की जाए तो उसमें डियर आ जाता है, वाइल्ड डॉग मिल जाता है, लेपर्ड, वुल्फ, डियर, ये सारे एनिमल्स मेरे एरिया में पाए जाते हैं। ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है। जब बच्चे और जंगल के अंदर की तरफ को जाते हैं तो वो देख के हैरान हो जाते हैं एक बड़ी सी स्क्विरल को जिसकी फ्लफी सी टेल होती है, और वो क्यूरियस होते हैं जानने के लिए आखिरकार ये क्या है। तो फिर उनको माधव जी बताते हैं कि एक बड़ी जायंट स्क्विरल है जो एंडेमिक है इस एरिया को। एंडेमिक का मतलब वो वाले प्लांट्स, वो वाले एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन में ही पाए जाते हैं, जोन तक लिमिटेड होते हैं, उनको हम एंडेमिक बोलते हैं। अगर वो एक पर्टिकुलर जोन में है तो भी एंडेमिक है, एक पर्टिकुलर स्टेट में है तो भी एंडेमिक है, एक पर्टिकुलर कंट्री में पाए जाते हैं तो भी एंडेमिक होते हैं। फिर माधव जी बच्चों को दिखाते हैं साल का पेड़, वाइल्ड मैंगोज दिखाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं एंडेमिक फ्लोरा के जो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलता है। वैसे ही जो बिसन था, जो वो बड़ी सी स्क्विरल थी, एक फ्लाइंग स्क्विरल है, वो भी एंडेमिक है जो इसी एरिया में मिलती है। तो इस पे प्रोफेसर एक्सप्लेन करते हैं कि अगर इनका घर, हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दोगे, अगर आपकी ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो एक कॉज है इनको थ्रेट होने का, या अगर इनके एरिया में आप बाहर की कोई स्पीशीज लाकर रख दोगे तो हो सकता है इनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाए, सर्वाइवल के लिए लड़ाई हो जाए, और ये जो एंडेमिक स्पीशीज हैं ये खतरे में आ जाए, इनकी एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाए। तो डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम है। अब आपने सुना होगा कि कुछ एंडेमिक स्पीशीज जो हैं वो वैनिश हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ये बात सच है, वो खत्म हो जाएंगी अगर जानवरों को मारना नहीं बंद किया गया और उनकी ठीक तरीके से देखभाल नहीं की गई उनके नेचुरल हैबिटेट में, तो चेंजेस आ सकती हैं। अब बात करते हैं स्पीशीज के बारे में। तो ये जो स्पीशीज होती है वो एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है जो इंटर ब्रीडिंग करते हैं, मतलब अपने जैसे और पैदा करते हैं, ऑफस्प्रिंग्स लेकर आते हैं। तो ये थी आज की क्लास। अब हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।